ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है तो एटलीस्ट इसमें आप 100 में से 95 स्कोर कर सकते हैं। वही वाली बात है, भूख लगी है हमें 5 रोटी की, आप मुझे दे रहे हो 3 रोटी, तो क्या मेरा पेट भरेगा? अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी 11th और 12th दोनों क्लासें ना बिगड़े, दोनों के अंदर आप फोड़ो, धूम मचा दो, तो आपको ये चैप्टर आना चाहिए। मतलब सर 8 N2 जब 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तब मेरे को 2 अमोनिया मिल रहे हैं। ठीक, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपका नाम है। बेसिक चीजों की बातें करते हैं पहले, केमिस्ट्री के बेसिक्स। चैप्टर 1 है आपका, ठीक है? तो सोचो भी आप 11th में आए हो और पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, भूल जाओ भी आपका केमिकल बॉन्डिंग जो हमने करा है। ठीक, अब बताओ केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग? सोचा भाई, बोलो आप बताओ। साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर केमिकल और फिजिकल बातें होती हैं। ठीक है, आप लास्ट क्लास में कहा थे? अच्छा, बायो में तो आए थे आप? चलो ठीक। हाँ भाई, कोई चीज अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाती है, एक सॉलिड है तो वो गैस में चेंज होगी, कोई गैस में है तो वो सॉलिड में चेंज हो जाए। ठीक, जैसे पेपर है। हाँ हाँ, इसने ठीक बात बोली, मगर वो चीज़ किसी होती है मैटर की। कौन सा वाला मैटर है ये? वो वाला नहीं जो आपकी लड़ाई हो रही थी, मैटर हो गया सर, वो वाला मैटर नहीं, सिंपल मैटर है जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैटर अगेन आपका इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। थोड़ा सा बेसिक्स करेंगे, ठीक है? आप लोग बोर मत होना जरा, मगर इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के अंदर आपका डिवाइडेड है। प्योर सब्सटेंस इटसेल्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से? एलिमेंट्स होते हैं सर, और क्या होते हैं सर? ये तो मैंने 8th में पढ़ा था, आप अभी पढ़ा रहे हो। कोई नहीं 11th में फिर से है। होमोजेनस और हेट्रोजीनियस, करेक्ट। क्या होते हैं ये पता है किसी को? वो तो मैंने लिखा है, मिक्सचर होते हैं। हाँ हाँ, आओ जरा समझते हैं क्या है। ठीक है, तो मैटर सर आपने बताया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। प्योर सब्सटेंस मतलब जो बिल्कुल प्योर पड़ा है, जैसे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं आपके? ऑक्सीजन ले लो, आयरन ले लो, कार्बन ले लो, जितने आपके पड़े हैं। अच्छा, जब बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है आपका? कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड जैसे आपका H2O है, CO2 है, बहुत सारे हैं। इसमें कुछ डाउट तो बताओ। ठीक, नेक्स्ट वी हैव हमारे मिक्सचर्स, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब है जो एक जैसे दिखे आपको, जिनके जो पार्टिकल्स हों कैसे हो मुस्कान? इनके पार्टिकल्स कैसे हो? यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म। अच्छा, इनके क्या हो सर? नॉन यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म तो स्कूल की होती है, केमिस्ट्री में क्या मतलब है? देखो जरा समझो, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, जो दूध वाला करता है हमारा, क्या करता है? दूध में पानी मिला देता है सर और हमको चिपका देता है। तो एक बात बताओ, जब उसने दूध के अंदर पानी मिलाया तो क्या आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि ये दूध में से यहाँ पानी पड़ा है और यहाँ दूध पड़ा है? नहीं। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनस। जहाँ हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जहाँ पे सारे पार्टिकल्स का साइज यूनिफॉर्म है, बराबर है। नॉन यूनिफॉर्म में पार्टिकल्स का साइज बराबर नहीं है। अ मिक्सचर ऑफ पानी एंड मिट्टी, वाटर एंड सैंड। सर मैं ऐसे मिला दूंगा, टेस्ट ट्यूब में डालूंगा थोड़ी सी मिट्टी और मैं मिला दूंगा ऐसे हाथ रख के, मगर 2 मिनट बाद जब देखेगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। बात समझ में आई? तो जहाँ पे पार्टिकल्स का साइज में डिफरेंस आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा मिक्सचर? हेट्रोजेनस। लिखो इसे फटाफट। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? आप लोग फिजिक्स के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर ही पढ़ेंगे, मुझसे ही पढ़ेंगे। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो फिजिकल हो। बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल ये टेबल, आप लोग खुद है ना, हमारे बाल, नाक, मुंह, क्या फिजिकल है? हाँ सर फिजिकल तो है। अच्छा, ऐसी क्वांटिटी बताओ जो फिजिकल नहीं है। दीवार दीवार भी फिजिकल है भाई, बताओ। इमोशंस
इमोशंस, करेक्ट, यही बोला था मैंने क्लास में, इमोशंस, है ना, आपके प्रति उसके इमोशंस उसको लेके आपके इमोशंस, वो सब भी क्या है, नॉन फिजिकल है ना, प्यार व्यार धोखा वोका वो सब कुछ आपका क्या है, नॉन फिजिकल है, क्या, डिप्रेशन फिजिकल है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, हमें जो पढ़नी है वो मेनली फिजिक्स के अंदर हम लोग 7 पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी है 1-2, तो लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, और क्या होता है, करेक्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर, जी हाँ, टेम्परेचर है, और बोलो क्या क्या, नहीं डेंसिटी नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट। क्या पढ़े हमने, कौन से आई, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब सर ये बताओ, डिनोट कैसे करूँ मैं, तो लेंथ को देख मुन्ना, तूने बचपन में सीखा है, क्या बोलते हैं, एल, मास को सीखा है सर एम, टाइम यहाँ पे आपका होगा सेकंड्स के अंदर, ये बात याद रखनी है, कहीं लिख के आ जाओ घंटे मिनट, सेकंड्स है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आई से, ए इज द एम्पेयर, वो उसकी ऐसा यूनिट है, समझा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है यहाँ पे, कैंडेला, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, 1 मार्क का आता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, डिनोट इससे करते हैं CD से, ठीक है। टेम्परेचर विल बी इन केल्विन, तो के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे एक और सुपर इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, हो सकता है आपने यहाँ तक चीजें सुनी हो, टेम्परेचर भी सुना हो, नया क्या है मुस्कान, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, जो टीचर पूछता है पहला क्वेश्चन उसका MCQ का, दूसरा क्या हो सकता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप क्या बोलोगे, केजी, ग्राम्स, नहीं, वो सारा आपका कहाँ आएगा, मास के अंदर आएगा, पहली बात तो मास के अंदर आएगा, तो सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो सकता है, न्यूटन, तो फोर्स का है यूनिट, यहां पे आपको मिलता है मोल, MOL, ठीक है। क्या होता है सर, स्पेलिंग MOLE डिनोट करते हैं MOL से, इसमें कोई डाउट, मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर मैं कह रहा हूं इतने मोल काम हुआ, मतलब इतने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का काम हुआ, नहीं आया, आया, ठीक, लिखो, चलिए सुन लो भाई पहले एक बार। अब आते हैं हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है जी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। अच्छा, ये 4-5 लॉ है हमारे पास, पहले हमने कौन से लिखे, स्टार्टिंग के 3, पहले 3, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, आपने बचपन से पढ़ा है कि सर मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनर्जी का भी ऐसी होता है, मास का भी ऐसी है, तो ये पेपर में आने का चांस बहुत कम है, ठीक है, आते ये भी बहुत कम है, मगर जो आएगा आपको समझा दूंगा क्या है। फिर सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास मुस्कान, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है सर, ये क्या है, आओ जरा इधर समझते हैं, ठीक, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स इन प्रोपोर्शन बाय मास, क्या बोला है, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स इन प्रोपोर्शन बाय मास, ये क्या इंग्लिश लिखी सर आपने, जरा समझाओ, देखो समझो, इधर बताता हूँ क्या लिखा है हमने। वो क्या बोल रहा है कि सपोज आपके पास H2O है, क्या है, पानी है, अब क्या बोला, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स इन प्रोपोर्शन बाय मास। अब O का आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है ना, कुछ कुछ के याद कर लो, O का क्या होता है, 8 होता है, नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, कार्बन का कितना है, 6 है, और H का 1 है। अब एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास, तो O का यहाँ पे क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, बताओ सर, 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2, करेक्ट। मगर एक बात याद रखेंगे, H का एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास भी हम लोग क्या लेंगे, 1 ही लेंगे, ठीक, उसकी कुछ आइसोटोप्स होते हैं उसकी वजह से। अब यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं, H 2, तो सर 1 का 1 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2, तो रेशियो क्या है आपका 2:16। क्या काट सकते हैं हम लोग इसे, हाँ सर काट तो सकते हैं, हमने काटा तो क्या मिला आपको 1:8,
तो क्या बोला उसने आपको कि आपको जो मिलेगा एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स इन प्रोपोर्शन बाय मास। अब मुझे बताओ क्या O का एटॉमिक नंबर 8 था, क्या H का एटॉमिक नंबर 1 था? तो हेंस वी गॉट द आंसर। समझे? ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मास का आपको क्या बताया? वो ये बोलता है कि जितना मास स्टार्टिंग में था, जितना मास आपके पास स्टार्टिंग में था उतना ही आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर, विच मीन्स एट द एंड। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि सर ये रिएक्टेंट का मास आप कह रहे हैं किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के मास के इन द एंड। मतलब जितना, ऐसा समझो अगर आपने दाल चावल बनाने हैं सिंपल घर में, ठीक है, अगर आपने दाल चावल बनाने हैं, अगर आपने खाना बनाना है 4 लोगों के लिए, कितने लोग के लिए? 4। तो क्या आप जो दाल चावल जो आप अमाउंट मेजर करते हैं वो आप 2 लोगों का करोगे या 4 का करोगे? सर 4 का ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आप मैं 2 का मेजर करके बनाता हूँ तो क्या 4 का खाना बन जाएगा? नहीं। तो ये वही बोलता है कि जितनी आपने कुकर के अंदर दाल चढ़ाई है उतनी आपको एंड में मिलेगी उतने लोगों के लिए। ये सवाल आपका पेपर में आता ही आता है। अगर 4 लोगों के लिए है तो 4 लोगों के लिए मिलेगा। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास स्टार्टिंग में है उससे जितने प्रोडक्ट बनेंगे एंड में उनका मास भी बराबर होगा। बात समझ में आई? नहीं आई? अभी पक्का? ठीक ठीक। ये कंजर्वेशन ऑफ मास बोलो मैम। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी मैम। ठीक। GHPS कोर है। अच्छा ठीक है। अगला क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? किसी को पता है क्या? बता भाई क्या होता है? तूने पढ़ रखा है पहले, गेट लगा दे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो, देखो वो ये कहता है, स्मॉल रेशियो में होता है डिवाइड। रुक जा सुन ले। सपोज करो आपने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और आपने क्या लिया? CO2। अब आप लोग मुझे इसका मास बताओ, कार्बन का कितना है? सर एटॉमिक नंबर आपने कार्बन का 6 बताया तो एटॉमिक नंबर का डबल मास हो गया, तो कार्बन का मास क्या होगा? 12। O का कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। अब इधर C का क्या है? सर इधर तो 12 ही है, मगर इधर एक O था तो 16 था। अगर 2 O हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर आप ऐसी 2 स्पीशी ले रहे हैं जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट सेम है, आप बोलोगे सर दूसरा भी सेम है, दूसरा सेम है मगर यहाँ एक है वो यहाँ पे 2 है, मगर कोई ऐसा जो बिल्कुल सेम है उसमें क्या होगा? जो स्पीशी आपकी सेम है उनका एटॉमिक नंबर और मास सेम रहेगा। बहुत ही सर बेसिक सी बात है ये तो। इधर 12 तो इधर भी 12 ही होगा। ठीक है। और जो उनके वो निकले हैं, जो इनके साथ वाले हैं, वो भी आपस में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होंगे। अब समझोगे, देखो कैसे। क्या मैं कह सकता हूँ 12 12 से है? हाँ सर 12 12 से, मगर इधर O क्या है? 16 है, इधर क्या है? 32। सर 16:32 अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:2। बस ये आपने निकालना होता है, समझे? बस ये निकालना होता है और इसी को हमने क्या नाम दिया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आ सकता है, आ सकता है। हाँ उसमें निकाल वैसे CO3 के हिसाब से। CO3 में मगर 2 माइनस होता है, उसका ध्यान रखना ऊपर। ठीक है। देख CO3 क्या है? 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब क्या होता है? अच्छा यहाँ पे 2 माइनस की वैसे नीड होगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग बात किसी कर रहे हैं, उसके मास की बात कर रहे हैं। तो इधर C कितना हो गया बता? 12। और O का क्या होगा? 40। हाँ सही बोला 48। अब देख ले क्या कुछ बन पा रहा है? कुछ कटेगा? ये तो कट ही गया। अब 32:48 का देख कितना आ रहा है? स्मॉलेस्ट बताओ ना। 2:3। 32:48 का क्या निकाला आपने? 2:3। सो वो आपको क्या बोलता है कि आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मेरे को आंसर में देने हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा पूरे। इंस्टेड ऑफ मैं 32:48 लिखूं, मैंने क्या लिखा? 2:3। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या इससे सिंपल हो सकता है? नहीं, क्योंकि सर एक इवन है एक ऑड है, और मैं क्या काटूं? ठीक है, समझे? ठीक है, लिखो सर।
चलिए, क्या है हमारा अगला? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इससे पहले कौन से थे? कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपसे क्या कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स आर इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो और फिक्स्ड अमाउंट में है गैसेस के टर्म्स में, तो फिर जो उनका थर्ड बनेगा वो भी आपस में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा। आओ समझते हैं कैसे। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुन्ना ए और बी आपस में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है, ठीक, और लेटेस्ट से ए और सी भी आपस में होल नंबर रेशियो में है, तो यहीं से एक और बात निकल के क्या आती है, वो ये बोलता है आपको कि बी और सी भी आपस में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होंगे। क्लियर है? नहीं आया? देख समझ, वो क्या बोल रहा है कि ए और बी बराबर है सिंपलेस्ट नंबर रेशियो में, ए और सी भी बराबर है, तो टेक्निकली बी और सी भी तो बराबर हुए, दोनों में ए कॉमन है और वो इसके बराबर है, वो इसके बराबर है। ए वही जो हम लोग मैथ्स में सीखते हैं कि सर ए इक्वल्स टू, अगर बी हम लोग कह रहे हैं और बी इक्वल्स टू सी, तो अल्टीमेटली ए इक्वल्स टू सी भी तो है। वो हमने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एंड गैसेस के टर्म्स में पढ़ना है, ठीक। फिर आता है हमारे पास गे ल्यूसैक्स लॉ। चलिए, ये भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के रिगार्डिंग में है। सपोज करो आपको गैस दे दी एक H2 + Cl2 और ये क्या बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ HCl। बैलेंस इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं को रेशियो बताना कैसे बताऊंगा? अच्छा, इनके आगे क्या नंबर लिखा है? बोलो कि सर 1। इसके आगे क्या लिखा है? 1। इसके आगे 2, तो रेशियो क्या हो गया? 1 1 2। समझे बात को? ये आपका गे ल्यूसैक लॉ, समझे? लिखो इसका एक और दे दे, ये ले। N2 + 3H2 gives you 2 moles of NH3। अच्छा, डबल साइडेड रिएक्शन होती है, फिलहाल मैंने सिंगल साइड के लिए आपको समझाया है। तो क्या होगा यहाँ पे? 1:3:2। बस जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, सर कोएफिशिएंट नहीं पता, जो इनके आगे नंबर लिखा है वो यहाँ पे लिखते जाओ, अब वो इनका रेशियो बन गया। आया? ठीक है, सुन लो भाई, क्या बोला है आपको? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल कह रहा हूँ। So when two different elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio of their masses is either same of simple multiples of the ratio in which they combine with each other। क्या हमने यही सीखा है कि सर when two different elements combine separately with a fixed mass of a third element, the ratio of their masses जो हमने सीखा is either the same of simple multiples of the ratio in which they combine with each other। मतलब आपस में भी इनका सेम होगा जैसे वो कंबाइन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या बोला कि सर एक लॉ है साइंटिस्ट के नाम पे, गे ल्यूसैक्स लॉ। क्या बोलता है वो कि when gases react together they do so in volumes। पहली बात तो ये कहाँ पे हो रहा है? गैसेस की बात वॉल्यूम्स में हो रही है। in which they bear a simple ratio to each other and to volume of proportion at same temperature and pressure, which means they bear a same, हमने क्या बोला? कोएफिशिएंट। यहाँ पे एक और हमने एक वर्ड यूज किया है which is a simple ratio to each other। बस जो इनके सामने नंबर लिखे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने एंड यू कैन, अगर नंबर्स बड़े हैं एंड वी कैन काट सकते हो अगर उन्हें हम लोग, तो काटने वाले तो हाँ आएंगे, क्वेश्चन आएंगे काटने वाले आते हैं। जेई में भी है, जेई में नहीं है, सीबीएसई में है, तो आप लोगों ने काट के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेके आएंगे। समझे क्या? नहीं, तू जेई पहले तू सीबीएसई पार कर ले, 9 नंबर आ रहे हैं तेरे 100 में से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? एवोगैड्रोस लॉ। क्या होता है सर ये लॉ ये बोलता है कि मुन्ना इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जितने आप इस्तेमाल कर रहे हैं एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये है कि साहब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? N के। हम लोग जो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, एट सेम क्या बोला उसने? टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अगर ये लॉ नहीं याद होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे छोटा सा ही है, 3 लाइन का, आपकी हो सकता है 1 या 2 लाइन में आ जाए। एक नंबर ही देता है आपको, दैट इज कॉल्ड Na। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल N
और साथ में ए लगा के, ठीक है। कई लोग Na भी लिख देते हैं, वो भी बात ठीक है, मगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर सोडियम है या क्या है ना। तो Na लिखना कैपिटल सही रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मोहल्ले में बुलाते हैं एवोगैड्रोस नंबर या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अच्छा सर ये कांस्टेंट है तो उसकी कुछ वैल्यू भी होती होगी? जी हाँ, वैल्यू तो है। तो वैल्यू क्या होती है? 6.0, कोई 022 लिखता है, मेरी आदत है 023 लिखने की, इंटू 10 टू द पावर 23। आप लोग 022 लिखेंगे तो भी आपका आंसर आसपास ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक। तो नंबर याद रखना, वैल्यू याद रखेंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल में इतने एटम होते हैं, समझे बात को? ये हमें अभी आगे पढ़ना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं, तो एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं। बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर, ये कितने एटम्स हैं इस मार्कर के अंदर, बता पाओगे? नहीं सर, इसके अंदर बहुत ज्यादा होंगे, तो बहुत बड़ा मार्कर है ना, बहुत ज्यादा एटम्स होंगे। अब अगर मेरे को कोई दे दे इसका 2 मोल है, ये 3 मोल का है, अगर मैं कह रहा हूँ ये 1 मोल का मार्कर है, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एटम्स पड़े हैं? अगर 2 मोल का मार्कर है तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, लिखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या लिखवाना, तो मैं दे दूंगा वो कॉपी में, लिख लेना थ्योरी। टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, ठीक। मोल आपको बता दिया क्या होता है। क्या होता है मोल? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुन्ना मोल क्या होता है, डिफाइन कर मुझे बता मोल क्या है, तो क्या बोलेगा? सबसे पहली बात कि सर ये तो एक SI यूनिट है, इट इज द SI यूनिट। SI यूनिट जिस मेरे भाई को नहीं पता वो अभी से जान ले, SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। सर सब जगह SI यूज क्यों करते हैं? इसका जवाब आपको मिलता है फिजिक्स के पहले चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हमारे पास होती है FPS सिस्टम, CGS, MKS, फिर आता है SI, जो सबका पापा होता है, वाइडली नोन है। इसका एग्जांपल मैं आपको भी दे सकता हूँ। अभी आप लोग बाहर किराने की दुकान पे गए, ठीक है, जनरल स्टोर पे गए, आपने बोला कि भैया 2 पाउंड चीनी दे दो, तो क्या वो देगा? अच्छा, आपने बोला 2 किलो चीनी दे दो, देगा। तो किलो इज द SI यूनिट ऑफ मास, समझे? ठीक है। बाहर तो लेकिन पाउंड यूज, बाहर पाउंड है उनका, मगर SI की बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा वही देख, समझ, हर जगह अपना अपना इस्तेमाल होता है, ठीक है। हो सकता है यूरोप के अंदर वो बोलते हो पाउंड के अंदर इस्तेमाल करते हो, हमारे यहाँ आजकल जैसे चलता है साउथ दिल्ली एक्सेंट, है ना, बक्स है ना, बक्स पता है पैसे, तो 20 बक्स, 20 रुपये बोलना भाई। तो सबका अपना अलग अलग है, वो तो खैर बात है ही, वो अंगद जैसे बच्चे देते हैं 40 रुपये, रिच ब्रैट। खैर वापस, ठीक है। इट इज द SI यूनिट ऑफ, पहली बात तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हमने भी सीखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मोल में मैंने आपको कितने एटम्स बताए, कितने होते हैं बोलो? सर एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं, अब वो नंबर आपके खून के अंदर बस जाना चाहिए, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23। मतलब सर एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात जरा आप लोग सोचो खुद ही, हम लोग मोल की बात कर रहे हैं, तो क्या मोल का कुछ मास भी निकलता होगा? हाँ निकलता है, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? उसे सर मोहल्ले के अंदर चीख चीख के बुलाते हैं मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास अलग है, वो मॉलिक्यूल का मास है, मोलर मास मोल का मास है, समझे? मॉलिक्यूलर मास निकालने का हम लोग सीखेंगे आगे क्या है। मोलर मास भी आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। मोलर मास फॉर एग्जांपल कैसे, अगर मैं आपसे कहता हूँ पानी का, चलो पानी का निकालते हैं, पानी का ले लेते हैं और फिर O का ले लेते हैं, O2 का। पानी का क्या होगा? अब आपने ऐड करना है, ऐड कैसे करोगे? देखो H का आपको कितना बताया था सर? AB एटॉमिक नंबर भी 1 और मास भी 1। O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो उसका मास क्या हो जाएगा? 16। अब जरा ऐड करो कि सर ये हो जाएगा 1 इंटू 2, क्योंकि H कितने हैं यहाँ पे? 2। तो सर 1 के लिए 1 है, 2 के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से,
अब प्लस क्या करूं मैं सर, O का एटॉमिक मास, तो O का 8 है तो इसका डबल हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, दैट इज 16। तो 16 + 2 कितना हो गया, 18 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि हम बात किसकी चल रही है, मोल सिस्टम में चल रही है। ऑक्सीजन का बता पाओगे सर, एक O का आपने बताया 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 16, सो दिस विल बी 32 ग्राम्स पर मोल। बात समझे? क्या आप लोग मुझे, हार्दिक बैठा है, हार्दिक मुन्ना मेरे को NH3 का बता, बाकी चुप रहेंगे। ऐसी बातों बातों में बता मेरे को कि सर ऐसे ऐसे करो आप। एंटर 23 है। N कितना है, N का एटॉमिक नंबर कितना बताया मैंने, 7। अब इसका डबल कितना होगा 14। अच्छा ये डबल वाला स्कीम जो मैंने आपको बताया ये सब जगह वैलिड नहीं होता, मगर 80-85% चल जाता है काम। 14 H का पता कितना हो जाएगा, करेक्ट 1 × 3 कितना हो गया 17। क्या NH3 का 17 होता है, पक्का NH3 का 17 होता है, और N का क्या 14 होता है, कितना होता है, पक्का? क्या हो गया भाई, डेसिमल में भी कुछ आता है ना, कुछ एलिमेंट्स का। हाँ तो ये 17 ग्राम सही जवाब है, गलत जवाब है, नहीं, गलत है। गलत है। कितना होता है अमोनिया का बताओ, देखो जरा अपनी कॉपियों के अंदर, आप करवा रखा है पहले, कितना होता है, N का तो 14 होता है, N का तो 14 है राजे, H का बताया पे कितना होगा, H का 12.06 12.06। 1.06। अरे 17 सही जवाब है, गलत जवाब है, सही है। क्या चल रहा है ये, गलत है या सही है? अरे यार सही तो है, सही तो है, गलत क्या है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तुम लोग हो रहे हो। लेकिन कुछ का तो डेसिमल में भी तो होता है। हाँ वो डेसिमल वाला काउंट नहीं करते हैं, डेसिमल वाला गिनिंदा चुनिंदा का हम लोग काउंट करते हैं, जैसे क्लोरीन है 35.5 उसका काउंट करते हैं। ऐसे तो आप लोग बोलोगे 8 का भी है, तो 8 का भी समथिंग पॉइंट होता है, 1 का भी होता है 1.041 समथिंग, सोडियम का फिर 23 होता है, लेकिन होना 22 ही है। होना 22 सही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे उसने पूछा सोडियम का, तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताओ, 11। अब 11 का डबल क्या हो गया 22। जो मैंने आपको क्या बताया कि ये ट्रिक 80-85% जगह चलती है, उसका एक्सेप्शन है, मगर होता है इसका एक्चुअल में कितना है 23। 11.5 हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो समझो, जो होता है उसका डबल होता है। रुक जा। Na का ऐसे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि Na मल्टीपल रूप के अंदर नेचर के अंदर पाया जाता है, जिसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है आइसोटोप्स, कार्बन के डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, एंड अगेन एक कौन सा था वो, बकमिंस्टर फुलरिस, कैसे फुलरिंग स्पेलिंग है, बकमिंस्टर फुलरिंग, फुटबॉल शेप वाला, याद है 10th में जो आपने पढ़ा है, ये भूल गए? ग्रेफाइट, डायमंड एंड आपका बकमिंस्टर वाला, वो उसके आइसोटोप्स थे कि कार्बन किस किस प्रकार से पाया जाता है। वैसे सोडियम भी कई प्रकार से पाया जाता है। तो उन सब का हमने जो मास निकाला और एवरेज निकाला, तो एवरेज हमको मिला 23। तो हम इसका ये एवरेज एटॉमिक मास लेके चलते हैं, समझे बात को? इसलिए इसका 20 हम लोग 22 नहीं लेते, क्लियर है? 22 कुछ पॉइंट डालो उसको राउंड ऑफ कर, नहीं 23 आता है, ठीक, लिख लो उस बात को जी। गिवन नंबर ऑफ एटम हो, अब जरा समझ लो कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ऑल्दो वी हैव मल्टीपल मोर देन 7-8 फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग मोल्स, मगर दीज आर क्वाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, पहला बेसिक फॉर्मूला मोल्स फाइंड करने का क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास उसका। फिर है मोल्स ऑफ गैस फाइंड करने का, V बाय 22.4। ये बात आप लोग याद रखेंगे, 22.4 हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, दोनों जगह, एट NTP एंड एट STP। सर अब ये क्या बला है, बला नहीं है, ध्यान से सुने। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बस और कुछ नहीं। ये नंबर यहीं से आया है 22.4 लीटर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ मोल्स ऑफ गैस निकाल लें, तो जो उसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है और डिवाइड किससे कर देंगे मुस्कान, 22.4 से करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको गिवन जितने हैं डिवाइड किससे कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से। समझे या नहीं समझे, ठीक। हो सकता है थोड़ा कम आए, मगर जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब अच्छे से आएगा। फॉर्मूला लिख ले, क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से आएगा। फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, क्लियर होगा। मेरा 18 सेट करोगे, अच्छा ठीक है। पहले 4 चैप्टर आ गए। आओ, ठीक है भाई, करें स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा याद रखना जितने भी हम लोग क्वेश्चन वन शॉट में कर रहे हैं सुपर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका एग्जाम्स। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि सर कैलकुलेट करने में नंबर ऑफ मोल्स 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है सर, आइए ए पार्ट के लिए मैं कर रहा हूं पहले। तो सर गिवन मास कितना है, 56 ग्राम्स दिख रहा होगा, 56 ग्राम्स है। अच्छा, अब इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास वही मॉलिक्यूलर मास होगा आपका यहाँ पे। सो N2 का, एक N का 14 है, तो 2 के लिए कितना आएगा 28, तो कितना आएगा 28 ग्राम्स। अल्टीमेटली आपको क्या मिला आंसर, 56 है। जी जी 56 है ना, 2 मोल्स। समझे समझे। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ पानी का, तो बताओ कैसे करोगे, मुस्कान बताए सर। गैस का जो निकालने का था उसका फॉर्मूला बताया। देख, गैस का फॉर्मूला क्या था, V/22.4। ये तब लगाना है जब आपको गिवन हो या तो STP या तो NTP। अभी क्या बोले, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, समझा। ठीक, 90 ग्राम्स ऑफ पानी। अब बताओ कैसे करोगे। अच्छा, अब तू बोलेगा कि सर उस वाले फॉर्मूले के अंदर सुन ले एक बार, वॉल्यूम भी तो गिवन है V/22.4। क्या यहाँ पे कहीं पे मैंने वॉल्यूम दे रखी है, तो फिर गिवन मास दे रखा है। इसका बताओ क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, मोल्स ऑफ पानी कैसे निकालेंगे, मुस्कान बताओ। देखो गिवन मास कितना है 90। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो पानी का। कैसे निकालोगे सर, H2O, एक H का 1, एक H का 1, सो 1 + 1 2, प्लस O का कितना होता है 16, तो टोटल कितना आया 18, तो डिवाइडेड बाय 18। जैसे इसे काटो किसने करेगा, 2 5 मोल्स। समझे बात को, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आया तेरे को, कर लिया, आया हर्षित, आया, लिखो। ठीक है, आओ जरा समझते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अंदर पहला क्या है, आपको क्या मिल रहा है, मास परसेंट मिल रहा है। इसे मैं आपको फिर से कराऊंगा अभी, मगर फिर से थोड़ा सा स्टार्टिंग में सुन लो क्या है। मास परसेंट क्या बोलते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करना है हमने। सपोज करो कैसे, मैंने आपको क्या बोला, पानी H2O के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऊपर आपको लिखना है मास ऑफ सोल्यूट और नीचे मास ऑफ सोल्यूशन। सपोज करो मैं कह रहा हूँ H2O में से मेरे को H का बताओ कितना है मास परसेंट। समझे क्वेश्चन क्या है, नहीं समझे। पानी पड़ा है, पानी, इस पानी के अंदर H कितना है ये निकालना है। पानी क्या होता है H2O, इस H2O में से H कितना है, O कितना है, वो आपने फाइंड करना है। समझे। अब मैं आपसे कह रहा हूं जब मैं H फाइंड कर रहा हूं तो मेरे लिए सॉल्यूट H हो गया,
और सोल्यूशन क्या होगा सर, अभी भी H2 होगा और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से। समझे? जब मैं कह रहा हूँ मैं O निकाल रहा हूँ पानी के से, तो O बाय H2 कर दूंगा और इंटू 100। आओ जरा कर ही लेते हैं। H2O सर होता है, ठीक है, H का कितना होता है 1, H2O का कितना होता है 18, इंटू 100 करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। O का निकालना है तो O का कितना होगा, अच्छा 1 होगा या फिर ये 2 होगा, सॉरी, क्योंकि H2O है, H 2 है। समझे? नहीं समझे? नीचे वाला बताओ। अरे वो तो H के लिए लिखा है ना, मगर H टोटल कितने हैं 2। अब O के लिए बताओ सर, O के लिए मैं करूंगा तो O का तो एक ही है, तो 16/18, क्योंकि नीचे 18 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन है नीचे। इंटू क्या कर देंगे बोलो 100 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगेन कितना कितना आ रहा है बताओ, दूसरा आ रहा है 50/9, कितना आ रहा है, 11.111। हाँ ये तो सही है, 11.11 आएगा। और नीचे वाला कितना है, नीचे वाला एक बार यार फटाफट फटाफट, 88.88 देखो देखो बाकी देखो, रुक जा देखते हैं। एट्टी 88.88, तो 89 ले लेते हैं। समझे बात को? ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपका, PYQ है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ CH और O इन C2H5OH। C2H5OH क्या होता है, इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल हो सकता है टीचर आपको इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल लिख के दे दे। तब कैसे करेंगे सर, देखो C कितने हैं 2, एक C का कितना होता है, एक C का सर है 12, ठीक, 6 इज एटॉमिक नंबर, 12, 2 C का कितना हो जाएगा 24, तो 24 को मैंने यहाँ पटका, डिवाइड बाय क्या होगा, अब पूरे का निकाल लो सर एक बार, तो सर ये 24 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा 46, 46 ना, 46 ग्राम्स। समझे? अब 24 है नीचे सर 46 रहेगा और इनटू क्या कर दूंगा मैं 100। ये किसका आया यहाँ से, कार्बन का। अब सपोज करो मेरे को अगर निकालना है H का, तो H का कैसे निकलेगा बताओ जरा, H का फिर वो इसको यहाँ लिख लेते हैं 6/46 46 ग्राम्स। बताओ जरा H के लिए क्या करूँ मैं, 6/46 टोटल H कितने हैं सर 5 + 1 6, तो 6 डिवाइडेड बाय क्या होगा 46 इंटू 100। सिमिलरली O बचा, O तो सर एक ही है, तो 1/46 इंटू 100। समझे बात को? 1 क्यों लिखा, O कितने हैं, ओ सॉरी 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 16 मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। सॉल्व करो इनको तीनों को, बता देता हूँ मैं कितना है इसका आएगा, आपको मिलेगा 52.14%, इसका मिलेगा 13.13, इसका मिलेगा 50 है 30 है 54.23। ग्लूकोज का है, ग्लूकोज भी आ जाएगा इस फॉर्म की जगह, सबका आ सकता है वरना। हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, अब है आपके पास अगला, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, एम्पेरिकल फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। क्या होता है, वैसे करके निकलता है, होता क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपल एक तो ये वो बॉक्स बनाना होता है ना, ठीक, इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। सो ये करता क्या है सर, रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को, ठीक है, ऑफ एटम्स का ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, इसका एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, वो मैं आपको करवाऊंगा अभी। ठीक, फिर आपसे पूछता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल इन कंपाउंड। समझे? अब बोलोगे सर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपने लिखवाए हैं, क्या इनके बीच आपस में कोई रिलेशन है? जी हाँ है। रिलेशन क्या है? आओ जरा देखते हैं। जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसे हम लोग बोलते हैं एमएफ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ईएफ। तो जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये होता है एन इंटू ई एफ। क्या बोला सर? फिर से बताओ। सुनो सुनो सुनो, फिर से सुनो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आपका एमएफ निकल जाएगा। अब साहब जिसको एन ही नहीं पता तो वो आगे कैसे निकाले? तो एन के लिए भी एक चीज है, एन कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास, जो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है उसका मास क्या है, या फिर मोलर मास जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, अब नीचे क्या होगा आपका? एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसका मास। बात समझ में आई? मतलब सर सबसे पहले मैं ये निकालूं और इसका मास निकालूं, और ये निकालना है तो उसका मास निकलेगा, और वो मैं पुट करूंगा ताकि मेरे को एन की वैल्यू मिलेगी। उस एन की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा और मैं पूरा आंसर लेके आऊंगा। समझे? नहीं समझे? ऊपर है मोलर मास, ऊपर है मोलर मास आपका, समझे? ऊपर मॉलिक्यूलर मास, नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, वहां से एन की वैल्यू आई। उस एन आपका यहाँ पे है एन फैक्टर, एन फैक्टर। अभी के लिए मान के चलो एन फैक्टर कुछ और चीज भी होती है केमिस्ट्री के अंदर। पढ़ने में क्या होता है? आई फैक्टर की भी होता है, वो आप 12th के अंदर पढ़ेंगे, बेंट हॉफ फैक्टर वगैरह वगैरह। मगर अभी यहाँ मान के चलो एन आपका डिफरेंस है किसका? दो मासेस के बीच का, वो आपने यहाँ पुट करा, अपना आंसर लेके आए। समझे? नहीं आया? कुछ समझ नहीं आया? आया? ठीक, आओ जरा समझो। हम लोग अब क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन आपका गारंटीड आना है। ये क्वेश्चन नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसका आने का चांस थोड़ा ज्यादा है, जो हम लोग अभी क्लास में कर रहे हैं। ठीक, क्या गिवन है आपको? क्या उसने आपको ये बोला? अच्छा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में गिवन होगा, मैंने आपको सिर्फ यहाँ डेटा दिया है। क्या क्या डेटा है कि 4.07 आपके पास हाइड्रोजन पड़ा है, 24.27% आपके पास कार्बन है, 71.65 आपके पास क्लोरीन पड़ा है। मोलर मास आपको गिवन है 98.96 ग्राम्स। आपने फाइंड करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन क्लियर है क्या फाइंड करना है क्या नहीं? ठीक है, सबसे पहले आपने एलिमेंट के सिंबल लिखने हैं यहाँ पे। मतलब सर कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है और क्लोरीन गिवन है, वो लिखिए सबसे पहले। अब कितने कितने परसेंटेज में गिवन है? कार्बन कितना गिवन है? 24.27। अगला बताओ हाइड्रोजन 4.07%, क्लोरीन इज 71.65। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पे, इनके एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, जानते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। क्लोरीन का कितना होता है? जिसको नहीं पता वो भी सुन ले, 35.5। ठीक, अब निकालने हैं मोल्स। मोल्स कैसे निकलते हैं? इसको डिवाइड कर देंगे इससे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। 24/12 कितना आएगा सर? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेटर से 2.1 आया। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना सेम मिलेगा? 4.07, 4 ही मिला आपको टेक्निकली। इसको डिवाइड करेंगे इससे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है नियरली, सो 2.1 ले लेते हैं। कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना, ये 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 02। उसका भी सेम ही है। ठीक, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि सर इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। बताओ सबसे छोटी कौन सी है? 2.02। हो सकता है ये सारी वैल्यू अलग हो सकता है इसमें से दो मैच कर रही हो, जैसे इस क्वेश्चन में कर रही है। दोनों केस में आपने आइडेंटिफाई क्या करना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। कौन सी छोटी वैल्यू? 2.02। नेक्स्ट स्टेप जब आप उसे फाइंड कर रहे हैं, उस वैल्यू को इन सबसे डिवाइड कर देंगे, विच मीन्स अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस वाले केस के लिए, तो क्या होगा? 2.02 बाई 2.02। इसमें भी 4.07 बाई 2.02 और इसमें भी 2.02 बाई 2.02। इधर आपको क्या मिलेगा? 1। इधर आपको अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है 2 और इधर क्या मिल रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1। बात समझ में आई? अब आपका देखो फॉर्मूला क्या बना। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखो C के साथ, सर C कितना है? 1 है, तो सर C1।
H कितना है सर 2 है, तो H2, और Cl कितने हैं 1 है, तो Cl 1 है। 1 हम लोग फॉर्मूला के अंदर नहीं दिखाते, तो फॉर्मूला क्या बना आपका एम्पेरिकल, CH2Cl, ये आपका क्या बना एम्पेरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट? ठीक, एक सेकंड सर, हमसे MF भी पूछा था। अब MF अगर मुझे निकालना है, रुक जाओ 2 मिनट, N इंटू EF मैं फॉर्मूला जानता हूँ, ठीक है। तो एक बार सुन लो फिर से ध्यान से, क्या बोला गया है। सबसे पहले हमने एलिमेंट के सिंबल्स लिखे, कार्बन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए क्लोरीन लिखा है। नेक्स्ट हमने क्या बोला है, जो इनकी हमें परसेंटेज गिवन है, कार्बन का हमें गिवन है 24.27%, नेक्स्ट हमें गिवन है हाइड्रोजन का विच इज 4.07 एंड क्लोरीन का आपको कॉरस्पॉन्डिंगली क्या गिवन है 71.65। अब आपने फाइंड करने हैं इनके एटॉमिक मासेस। हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 एंड क्लोरीन का कितना होता है 35.5। जिस मेरे भाई को ये नहीं पता वो भी इसको याद कर ले, क्लोरीन का कितना है 35.5 है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब फाइंड करने हैं हमें मोल्स। तो कुछ नहीं करना मोल फाइंड करने के लिए राजे, सुन 24.27 है जो अपने आपको यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, हाँ, जो आपको यहाँ पे मास परसेंटेज गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, विच मीन्स 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, 4.07 को 1 से, 71.65 को 35.5 से। जैसे ही मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो लोगों को ये आंसर मिलते हैं, 4 का इसको डिवाइड करेंगे इससे, 71 को डिवाइड करते हैं 35.5 से, तो आंसर आता है ये। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपने फाइंड करना है इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पे आपको 2 नंबर सेम दिख रहे हैं 2.02, 2.02। आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोई एक नंबर ऐसा दिखे जो सिर्फ एक लौता छोटा आपको दिखे, तो याद रखेंगे वहां पे जो सबसे छोटा नंबर है नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं नंबर्स को उससे डिवाइड कर देंगे, विच मीन्स सर यहाँ पे मुझे सबसे छोटा 2.02 दिख रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा है, इन सबको 2.02 से डिवाइड कर दिया है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 4.07 को 2.02 से, इसको भी इससे। जाहिर सी बात है जब कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड होता है तो उसका आंसर 1 आता है। यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 1 आया, यहाँ पे डिवाइड हुआ 1 आया, मगर ये 4 जैसे 2.02 से डिवाइड हुआ अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या बोला कि मेरे को 2 मिला। अब जरा ध्यान से सुनिए, सर कार्बन मेरे को कितना मिला 1, तो कार्बन यहाँ पे 1 है, H आपको मिला 2 तो H यहाँ पे 2 है, क्लोरीन आपको मिला 1 तो क्लोरीन आपको मिला 1। सो अल्टीमेटली अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिला CH2Cl। अब मैंने आपको ठीक 2 से 3 मिनट पहले क्या समझाया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है N इंटू EF। N इंटू EF मतलब यहाँ पे आपको N फाइंड करना पड़ेगा। N का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। mm हमको गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, जैसे वो वैल्यू मैंने पुट करी फिर मैंने क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। अब साहब वो कैसे फाइंड करें, तो आओ समझो। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको मिला CH2Cl, अब इसका मैंने मास निकाला, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 के लिए 2 एंड क्लोरीन का 10, इसे ऐड करेंगे तो मेरे को मिला 49.5। वो वैल्यू को मैंने यहाँ पटका, अप्रोक्सीमेटली इसे काट के मेरे को मिला 2, तो सर n की वैल्यू तो यहाँ 2 हो गई। अब जो n की वैल्यू 2 हो गई, इस n की वैल्यू 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे, EF से। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा है 2 को एम्पिरिकल फॉर्मूला से, 2 को मल्टीप्लाई करते ही मेरे को क्या मिलता है C2, ये H4 हो जाएगा और Cl2, C2H4Cl2। तो हेंस आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिला C2H4Cl2, एम्पिरिकल आपको क्या मिला CH2Cl। बात समझ में आई? ठीक, ये सवाल आपका पेपर में आता ही आता है। ठीक है, सुन लो एक बार, क्या है टॉपिक, क्या है आपका स्टोइशियोमेट्री टॉपिक है। ठीक है, कई लोग इसे स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं, कुछ भी बोलो, एक ही बात है, स्टोइशियोमेट्री या फिर स्टोइशियोमेट्री। अच्छा, ये आपको एक यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है भाई सबको, क्या लिखा है, सब मीथेन है, उसका रिएक्शन करवाया 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। ठीक, अब अगर आपको इसको स्टेटमेंट के अंदर लिखना है इस रिएक्शन को, तो आप कैसे लिख सकते हैं? देख, पहली बात मीथेन है, ये मीथेन, CH4 इज अ मीथेन गैस। हाँ हाँ हाँ, देखो पहली बात आपकी कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। कंबशन पता है, आग लगाना काम, घर वाला नहीं, बुआ चाची वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला कह रहा हूँ मैं। तो कभी भी आपने कंबशन करना है तो याद रखना कि O2 की प्रेजेंस में होता है कंबशन। ठीक, जैसे ही होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकली और साथ में थोड़ा सा पानी निकलेगा आपका यहाँ पे। ठीक,
अगर आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्टीशियोमेट्री, जैसे आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो होती है, वो क्या बोलेगा आपको, बोलेगा कि 1 मोल, अच्छा इसकी रेफरेंस में मैं लिख रहा हूँ, वो बोलेगा 1 मोल ऑफ मीथेन, अच्छा मीथेन में सर आप लोग कि हाँ हाईली कम्बस्टिबल गैस है, 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of, बोलो, H2O। बात समझ में आई? नहीं आई? जो ये रिएक्शन लिखी है उसी को मैंने यहाँ लिखा है शब्दों में। क्या बोला है कि सर 1 मोल ऑक्सीजन जब 2 मोल, अच्छा इसको हम लोगों 2 मोल, मोल क्या था कल पढ़ा है हमने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है, मतलब कितना सामान पड़ा है आपके पास। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऑक्सीजन पड़े हैं, कितने पड़े हैं सर, 2 पड़े हैं, तो 2 मोल पड़े हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ H2O, पानी। क्लियर है? इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री, और इसी के अंदर आपके सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे आपको चाहे मास परसेंटेज दे दे या तो आपको मोलैरिटी दे दे, मोलैलिटी दे दे, मोल फ्रैक्शन दे दे, वो सब क्या है, क्या नाम लिए मैंने अभी, हमें करना है कवर, ठीक है। और 99% केस के अंदर आपके यही सवाल आएंगे। कईयों ने पेपर देख के देख लिया, उन्हें पता है क्या आता ही नहीं आता, मोल्स मोलैरिटी ये सब कुछ, ठीक। आप बोलोगे सर आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखवा रहे हैं, उसके 4 पॉइंट है, टीचर बोलता है आएंगे, पढ़ लो एनसीईआरटी से, 4 पॉइंट लिखे हैं, उसमें से 3 याद कर लो, 4 याद कर लो, पोस्टुलेट्स कहते हैं उसे, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं करवाई। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर आता है। अगर 10 की पावर 1 है तो मतलब क्या है, 10 है। अगर 10 की पावर 2 है तो मतलब 100 है। सेम आपका जाता है 3 है, 4 है सर, 1000 10,000 होता जाएगा। अगर पावर माइनस में तो जाहिर सी बात है सर वो और चीज छोटी होती जाएगी, समझे। 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/10 मतलब 0.1, ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, ठीक है। नहीं भी आता किसी को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक। और इस चैप्टर से आपका ये जो सवाल आता है ये चुनिंदा स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क से 2 मार्क्स के बीच आता है, ठीक है। तुम में से कोई ऐसा नहीं बैठा हो जो मैं बोल दे कि सर मेरे में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंट फिगर का, या 3 मार्क्स का। ये मेरे को 5 से 6 क्वेश्चन दिखे थे ऐसे, ज्यादा से ज्यादा 1 दिख गया, 2 दिख गया, टीचर का मूड अच्छा है तो 3 भी दिख गए, ठीक है। 3 आते नहीं वैसे, मैंने आपको बता दिया। ज्यादा आपसे क्या पूछेगा कि स्टीशियोमेट्री क्या होती है, क्या होती है कि सर आगे जो हमने नंबर्स लगाने होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टीशियोमेट्री। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक। अगर अंगद बैठा है, अंगद के आगे मैंने 1 लगा दिया तो 1 क्या हो गया, अंगद का कोएफिशिएंट, ठीक। कोएफिशिएंट ही क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है वंश, हर्षित जी, लिखो स्टेटमेंट में। चलिए अब है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सुन ले तू ध्यान से, नींद है। लिमिटिंग रिएजेंट पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखो, ऐसा कोई सामान जो लिमिट कर रहा हो, जो क्या कर रहा हो, लिमिट क्या होता है, देखो कोई भी काम हमें एक लिमिट में करना चाहिए, मतलब एक बार तक हमें करना चाहिए, उसके आगे में नहीं करना चाहिए। उसके आगे हम लोग क्या हो जाते हैं, बेशरम, लिमिटलेस जैसे आप लोग कहते हैं ना, लिमिटलेस, तो वो नहीं करना है आपने। सिमिलरली रिएक्शन के अंदर भी एक ऐसा रिएजेंट है जो एक लिमिट तक काम करेगा। मुस्कान, ठीक है सर, आओ जरा समझते हैं क्या है। इन केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, मतलब पहली बात तो क्या है, ज्यादा अमाउंट में है या कम अमाउंट में है, कम अमाउंट में है। लेसर अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन उसे पूरा खा जाए। समझे? नहीं समझे तो अभी आपको यहां आएगा। देखो सपोज करो, ठीक है,
देखो समझो, यहाँ मेरे पास कितने Na प्लस दिख रहे हैं आप लोग को? सर 4 Na प्लस हैं। आपने 4 गोले बनाए, चारों में के Na डाल दिए तो 4 हैं। इधर आपके पास 3 Cl माइनस है। अब अगर सपोज करो मेरे को NaCl बनाना है, नमक होता है जो टेबल सॉल्ट, तो जाहिर सी बात है सर हर एक Na, अच्छा Na प्लस का साइज थोड़ा छोटा बनाएंगे, Cl का थोड़ा सा बड़ा होता है। सर खुद भी बनाना होता है, बना दिया लो। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl। अब कहने का मतलब क्या है, क्या कुछ बचा आपके पास अभी? सर एक Na बचा है क्योंकि आपने NaCl बना दी, क्योंकि आपके पास 3 Cl थे। जाहिर सी बात है मेरे पास, बहुत ही बेसिक सी बात है सर, आपके पास अभी भी एक Na प्लस मौजूद है रिएक्शन के अंदर। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुन्ना मेरे पास एक्सेस में क्या पड़ा है, या आपने खुले हाथ से क्या डाला है रिएक्शन के अंदर? Na, क्योंकि Na कितने हैं? 4, Cl कितने हैं? 3। तो पहली बात तो आपने सबसे पहले से लिखना है कि मुन्ना तू एक्सेस है, तू ज्यादा है। अब आप लोग ध्यान से सुने, अगर आपके पास एक और Cl होता तो क्या सारे बॉन्ड हो जाते? तो आपके पास लेसर अमाउंट में क्या है? क्लोरीन है। क्या वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है? हाँ। अगर क्लोरीन एक्स्ट्रा पड़ा होता तो Na के साथ भी Cl निकल जाता है जो आपके पास बचा है, मगर सर Na अधूरा रह गया क्योंकि Cl तो है ही नहीं। तो लिमिट कौन कर रहा है रिएक्शन को, Na या फिर Cl? Cl। रिएक्शन में ज्यादा कम कौन पड़ा है, Cl या फिर Na? Cl। तो हेंस यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, आपका Cl माइनस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे लग रहा है नहीं आई। कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, लिखो इसे। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस आती है, आपने पेपर में फाइंड करना होता है व्हाट इज Lr। लिखो, सवाल करवाऊंगा अभी, आपको आ जाएगा 2 मिनट में। तो वो आपके पास सवाल क्या है भाई? ले लो बासी, सो जा, कंबल लगवा दूं, तकिया लेके आया कर अगली बार से। तुम लोग सुन लो जरा ध्यान से सारे। क्या सवाल है? N2 plus BH2 gives 2 moles of अमोनिया गैस। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इनके कोएफिशिएंट, इनकी स्टीशियोमेट्री क्या है। तो क्या होगी मुस्कान, बताओ जरा, बताओ स्टीशियोमेट्री बताओ। 1 3 2 करेक्ट सर। 1 3 और 2 इनकी क्या है, स्टीशियोमेट्री है, आपको दिख रहा होगा। मतलब 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। नहीं समझे? मतलब सर एक N2 जब 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तब मेरे को 2 अमोनिया मिल रहे हैं। आया? नहीं आया? एक और बार करें, एक और बार कर लेते हैं। सर एक N2 जब 3 H2 से रिएक्ट करेगा तब मेरे को 2 अमोनिया मिल रहे हैं। समझे? नहीं? ठीक। अब हमने क्या बोला, आपको गिवन डेटा ही है, मुस्कान ध्यान से सुनना। वो बोल रहे मुन्ना तेरे पास नाइट्रोजन गैस पड़ी है 50 kg। कितनी पड़ी है? 50 kg है, और हाइड्रोजन गैस है 10 kg। ठीक। आपसे बोले कि अमाउंट ऑफ अमोनिया निकालना है, कितना अमाउंट का आपका यहाँ पे अमोनिया बना। आप बोलोगे सर दो तो मोल है इसके, कितना बना, और आपने फाइंड करना है रिएक्शन के अंदर Lr क्या है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। ठीक वंश, ध्यान से सुनना क्या है। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ये क्या है भाई, इधर ऐसे ही होता है। उस दिन मेरी सुबह क्लास थी तो कोई बांसुरी वाला जा रहा है, फिर कोई वो टन बजाते आ गया, कोई शंख बजा रहा है, 2-4 लोगों ने, बच्चे खेल सब जंग की तैयारी हो रही है आज से प्रॉपर। ठीक, सुनो जरा ध्यान से, क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। अब आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। आपने सीखा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना था सर, 50 kg। तो याद रखना kg है तो डिवाइड बाय मैंने 1000 कर दिया, क्योंकि मेरे को चाहिए किस में, ग्राम्स में चाहिए। ठीक है, 50 बाय 1000 करा तो 50 kg तो ग्राम्स में करना है, तो 2000 करेंगे या 4000? ग्राम्स में होता है, kg में जाना फिर होता है तो। अच्छा हाँ, सॉरी kg में गिवन है इसलिए 1000 कर दिया, फिर डिवाइड बाय क्या कर दिया 28, क्योंकि गिवन मास बाय उसका मोलर मास।
ठीक है, 50/28 करा सॉल्व तो आपको क्या मिलेगा 1786 मोल्स। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले 1786, इसे सॉल्व कर लेना, यही आएंगे। ठीक, सिमिलरली आपने क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास। सर गिवन था 10 किलो, किलो है तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया, डिवाइड बाय 2 क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या होता है 2। नहीं समझे? ठीक है, यहां से सॉल्व किया था आपको क्या मिला 5000 मोल्स आंसर मिला। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नाइट्रोजन के मोल कितने मिले 1786 और हाइड्रोजन के कितने मिले 5000 मोल। क्लियर है? क्या समझा बता? उसके 50 मोल्स थे। ठीक है, 50 मोल्स थे। नहीं तो अगर वो 50 ग्राम 50 केजी का था, हाँ। तो केजी का था उसे ग्राम के अंदर लाना था तो 1000 से डिवाइड कर दिया हम्म, और उसे भी डिवाइड कर दिया उसको मोलर मास से, ठीक है उससे मोल पता चलेगा। ठीक है, इससे क्या पता चले मोल्स पता चले। ये फॉर्मूला था हमने पढ़ा है ना गिवन मास और मोलर मास, यहाँ से क्या निकले आपके मोल्स निकले। हाँ क्या बाद में रिप्लाई कर दी। अब क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपने आपका पहला सवाल क्या था अमाउंट ऑफ अमोनिया निकालना है। अमाउंट ऑफ अमोनिया कैसे निकलेगा बताओ? अमाउंट ऑफ अमोनिया दोनों को प्लस कर पक्का, वो तो आपके मोल्स निकलेंगे। अमाउंट निकालने का क्या समझाया था आपको फॉर्मूला जो कराया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय आपका एवोगैड्रो नंबर Na क्या होता है 6.023 × 10⁻23। क्लियर है? आओ अब क्या है टू फाइंड Lr कि सर दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या फाइंड करना है हमने लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड करना है देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। जो मैंने यहाँ बोला था वही यहाँ बोलूंगा। 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या ये बात यही बोली थी हमने यहाँ? यही बोला था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड, अच्छा हाँ, मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड फॉर 1786 मोल्स ऑफ N2। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर एक नाइट्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। अगर नाइट्रोजन 1786 है तो कितने चाहिए होंगे? राइट सी बात है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब यहाँ क्या करना है अपने 1786 को मल्टीप्लाई बाय 3। इससे सॉल्व कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है मेरे को? मेरे पास आंसर है 5358 प्रोबेबली 5358 मोल्स। करेक्ट, 5358 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो पहले कि सर ये नंबर कहाँ से आया। ये तो सिंपल सॉल्व करके आया। कंसेप्ट के अंदर डाउट है तो पूछो कि सर ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। ये क्लियर है कि सर एक के लिए आप कह रहे हो कि 3 है, अगर ये 1700 है तो ये कितना होगा? जाहिर सी बात है 3 × 1700। समझे? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो आपके पास कितने मोल्स निकल के आए हाइड्रोजन के 5358। अच्छा, आपके पास अवेलेबल कितने थे? सर रिक्वायरमेंट है 5300 की अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सर रिक्वायरमेंट है 5300 की, वही वाली बात है, भूख लगी है हमें 5 रोटी की, आप मुझे दे रहे हो 3 रोटी, तो क्या मेरा पेट भरेगा? सर रिक्वायरमेंट है 5358 मोल्स की, अवेलेबल आपके पास 5000 पड़े हैं। बात समझ में आई? आपको चाहिए डियोर का बैग, लुई विटॉन का बैग, एलवी का बैग, पैसे आपके पास पड़े हैं प्लास्टिक का बैग लेने के। ठीक है, कौन सा प्लास्टिक का बैग आता है ना बच्चे वाला जिसपे डोरेमोन बना होता है। बात समझ में आई? तो अब आप मुझे खुद बताओ, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कि यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है? क्या पढ़ा है हमने जो लेसर अमाउंट में है? अवेलेबल रिक्वायर्ड इतना था, ये पढ़ा इतना है, तो यही होगा। जाहिर सी बात है सर, क्योंकि जब चाहिए आपको इतना है, इतना नहीं समझे। ठीक है, एक और बात और देसी करते हैं ऐसे और एग्जांपल से। देखो क्या बोला था मैंने आपको कि 5 रोटी की भूख है, आपने 3 खा ली, तो 3 रोटी पे मैं ये कह रहा हूँ कि वो लिमिट लग गई है, अब उससे आगे ज़्यादा मैं आपको नहीं दूंगा। जाहिर सी बात है, हाँ, तो भूख तो अभी भी लगी है, तो सेम वही गेम है। नहीं समझे? समझे? ठीक, तो हेंस यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? बोलो भाई। हाइड्रोजन H2 लिखो।
तो बताओ जरा फॉर्मूला मास परसेंट का, जिसको पता है। मोलर मास जिसका एलिमेंट जो एलिमेंट सुन लो जरा, क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है जी। ये पेपर में आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपको दिख रहे हैं चार, इन्हें पहले गुरो इन्हें चारों को देख लिया। कौन से दिखे? पहला है साहब मास परसेंट, फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये दोनों सेम से आपको दिख रहे हैं, मगर डिफरेंस है ना, क्या कहते हैं उसे, 19-20 का फर्क है, ठीक। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। क्लियर है? आइए, सो मास परसेंट का फॉर्मूला आपको पहले बताया है, अभी फिर से सुन लो। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सर परसेंटेज बोला है तो क्या कर देंगे, इनटू 100। समझे? तो ये फॉर्मूला पहले क्लियर होना चाहिए इसका। फिर बात आती है मोल फ्रैक्शन की। यहां पे आप लोग क्या करोगे, देखो समझो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। समझे बात को? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किन किन चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ऊपर रखेंगे सॉल्यूट के मोल्स और नीचे पूरे सॉल्यूशन के, मतलब दोनों के ऐड करके। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को सॉल्वेंट के निकालना है, तो सर फॉर्मूला सेम रहेगा, बस सॉल्यूट की जगह क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और नीचे सेम रहेगा, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, जाहिर सी बात है, फ्रैक्शन है नाम के अंदर, आपने डिवाइड करना है। एक और बात, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, एक्स से। आपकी जो किताबें हैं, सरकारी किताब जिसे आप लोग एनसीईआरटी कहते हैं, वहां लिखा हुआ है सॉल्यूट के लिए एक्स ए, सॉल्वेंट के लिए लिखा हुआ है एक्स बी। जाहिर सी बात है, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, अगर मेरे को एक्स ए फाइंड करना है तो सर फॉर्मूला आपका होगा एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। और अगर एक्स बी फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स बी बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। इसमें कुछ डाउट? ठीक है। वन मोर थिंग, ये आपने बात याद रखनी है कि हमेशा दोनों का सम जो है वो इक्वल्स टू 1 आएगा। दोनों का सम विच मीन्स सॉल्यूट वाले का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट वाले का मोल फ्रैक्शन, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं आ रहा तो हमने कुछ ना कुछ गलत करा है कैलकुलेशन, दोनों को ऐड करके, ठीक, मोल फ्रैक्शन ना, दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करके। ठीक, अब बात आती है, ये दीज टू आर सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, डबल स्टार लगाने हैं आपने भी। मोलैरिटी, मोलैरिटी हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मगर इन लीटर्स। मतलब सर शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे n/v इन लीटर्स, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स से कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, वहां से मोल्स आ गए, उस मोल्स की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। अब वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अब चाहे ml में है या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, हमने पता है क्या करना है, डिवाइड बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 वगैरह, सेम फॉर्मूला है। मोलैलिटी का भी सेम फॉर्मूला है ऑलमोस्ट, ऊपर सर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या होगा, नीचे सॉल्यूशन था, यहाँ पे वॉल्यूम था, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। कई बार हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो वो चीज गलत है। सॉल्वेंट यहाँ पे आप याद रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं, तो मास हमेशा किस में होता है, केजी में, यहाँ केजी में, तो यहाँ किस में लेंगे, केजी में। तो मतलब सर इसका फॉर्मूला क्या बना, n/v, तो हमने उसको ऊपर यूज कर लिया, तो n/m कह देते हैं, और दिस शुड बी इन केजी। बात समझ में नहीं आई? आ गई? पक्का? कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर डाउट लग रहा है कि यार ये हल्का सा नहीं आया? बता। आ गए चारों? मुस्कान पक्का, अंगद, हर्षित, वंश पक्का? ठीक, लिख लो। फिर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए, ठीक है। आपको होमवर्क स्लाइड है, इसे नोट डाउन कर लो, इसकी फोटो ले लो जिसको लेनी है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले सकते हो, स्क्रीनशॉट तो ऑनलाइन वाले लेंगे।
ठीक, ये करके आना है नेक्स्ट क्लास में।